सीएमआई की रिपोर्ट में खुली पोल, हिमाचल में बेरोजगारी चिंताजनक, देश के टॉप 6 राज्यों में प्रदेश, 12.1% दर्ज की गई दर। हिमाचल में पटरी पर लौट रहा बिजली उत्पादन, सीजन में पहली बार 75% पावर प्रोडक्शन, 325 लाख यूनिट पहुंची मांग। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए यूएस कांग्रेस से मांगे $33 अरब, रूसी सेना ने कीव पर दागी 3 मिसाइल। दुनिया पर बढ़ता कोरोना का खतरा, 24 घंटे में जर्मनी के 1.25 लाख लोग कोरोना संक्रमित, अमेरिका में 3 दिन में नए केस 28% बढ़े। भारत की जनवादी नौजवान सभा का उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन, जेओए आईटी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली का किया विरोध। शिमला हॉली लॉज पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर, प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनने पर दी बधाई, उपचुनाव जीत को बताया अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। शिमला पहुंचे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य, कहा खालिस्तान समर्थकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शिमला में आयोजित हुई पहली जिला स्तरीय अनुसूचित जाति वर्ग की समीक्षा बैठक, आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने की अध्यक्षता। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनने वाली है। सत्तारूढ़ बीजेपी विधायकों को बेरोजगारों ने अभी से घेरना शुरू कर दिया है। 3 दिन पहले मंडी में बीजेपी के एक विधायक से कुछ बेरोजगारों ने कार्यक्रम के दौरान रोजगार को लेकर सवाल किए तो विधायक को मंच से उल्टे पांव भागना पड़ा। बेरोजगारों की चिंता वाजिब भी है, क्योंकि राज्य में बेरोजगारी दर चिंताजनक बनी हुई है। इसकी तस्दीक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़े कर रहे हैं। सीएमआई के अनुसार मार्च 2022 में हिमाचल की बेरोजगारी दर 12.1% दर्ज की गई है, जबकि यह देश की 7.6% है। इस तरह हिमाचल अधिक बेरोजगारी वाले देश के टॉप 6 प्रदेश में शुमार हो गया है। हिमाचल से अधिक बेरोजगारी दर केवल 5 राज्यों क्रमशः हरियाणा में 26.7%, झारखंड में 14.5%, जम्मू कश्मीर व राजस्थान में 25% और त्रिपुरा में 14.1% है। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में जब नेता वोट मांगने युवाओं के बीच जाएंगे तो उन्हें रोजगार को लेकर पढ़े लिखे युवाओं के सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी उच्च व व्यावसायिक शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च रही है, फिर भी अधिकांश युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इससे राज्य में पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राज्य सरकार विभागों में खाली पड़े पद भरने के बजाय उन्हें डाइंग कैडर में डालकर खत्म कर रही है। पिछले कुछ सालों के दौरान सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्ड व नियमों में 2068 पद खत्म किए हैं। जो पद भरे गए हैं उनमें से ज्यादातर पदों पर आउटसोर्स, आंशिक व दैनिक भोगी आधार पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। इन कर्मचारियों का जमकर शोषण किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र में पद खत्म करने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1990 तक अकेले बिजली बोर्ड में 42,000 से अधिक फील्ड स्टाफ था। अब इनकी संख्या कम होकर के लगभग 17,000 रह गई है और इससे युवाओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है और बेरोजगारी दर तो बढ़ ही रही है। और एक अच्छी खबर यह भी है कि हिमाचल प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ विद्युत उत्पादन भी पटरी पर लौटने लगा है। करीब 7 महीने के अंतराल के बाद पहली बार राज्य विद्युत बोर्ड के अपने छोटे पावर प्रोजेक्ट के लगभग 75% तक बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। हालांकि गत बुधवार तक ये मुश्किल से 55% था, लेकिन गुरुवार दोपहर बाद 12 बजे तक 75% तक हो गया। ये अच्छी खबर है। देश के अन्य राज्य जब बिजली संकट से जूझ रहे हैं तो हिमाचल में बिजली उत्पादन का बड़ा अच्छा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि कोयले की कमी के कारण देश के ज्यादातर राज्य विद्युत कट से परेशान हैं। देश में 70% बिजली उत्पादन कोयले पर निर्भर है। बिजली की कमी की वजह से कई औद्योगिक क्षेत्रों में निरंतर कट लगाए जा रहे हैं। हिमाचल में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत उत्पादन भी बढ़ेगा,
क्योंकि गर्मी से ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं। इससे बड़ी नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। प्रदेश में ज्यादातर विद्युत प्रोजेक्ट भी बड़ी नदियों पर लगे हुए हैं। राज्य में हर साल गर्मियों के दौरान सरप्लस विद्युत उत्पादन होता है और हिमाचल गर्मियों में बिजली पड़ोसी राज्यों को बेचकर पैसे कमाता है। आमतौर पर मई से सितंबर महीने तक अच्छा बिजली उत्पादन रहता है। इसके बाद ग्लेशियर दोबारा जमने लगते हैं। इससे विद्युत उत्पादन गिर जाता है और सर्दियों में हिमाचल पड़ोसी राज्यों की बिजली पर निर्भर हो जाता है। प्रदेश में बीते सालों के दौरान अप्रैल महीने में 280 से 290 लाख यूनिट बिजली की मांग रहती है, लेकिन इस बार बिजली की मांग 325 लाख यूनिट तक पहुंच रही है। यानी उत्पादन कम हो रहा है और बिजली की मांग बहुत ज्यादा हो गई है। यही वजह है कि बिजली राज्य हिमाचल में भी विद्युत कट लगाने पड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 65 दिन हो चुके हैं। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने 33 अरब डॉलर का प्रस्ताव रखा है। इस रकम में से 20 अरब डॉलर सैन्य सहायता के लिए और 8.5 अरब डॉलर यूक्रेनी सरकार के लिए और बाकी के 3 अरब डॉलर लोगों की मदद के लिए दी जा सकती है। दूसरी तरफ यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बीते दिन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यहां उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया और युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। यूएन चीफ के कीव दौरे के दौरान ही शहर पर रूसी हमले शुरू हो गए हैं। शहर के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि बीते दिन रूसी सेना ने शहर पर 3 मिसाइल दागी। यूक्रेन युद्ध की आंच अब यूक्रेन के पड़ोसी देशों तक भी पहुंचने लगी है। बुल्गारिया और इजराइल ने बीते दिन अपने नागरिकों को मोल्दोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा ने भी अपने नागरिकों को मोल्दोवा छोड़ने के लिए कहा था। ओडेसा के गवर्नर मैक्सिम मार्चेंको का कहना है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने बीते दिन रूस के 3 मिसाइली हमलों को नाकाम किया है। दूसरी तरफ खेरसोन की रीजनल काउंसिल का कहना है कि रूस जबरदस्ती यहां मौजूद स्कूलों का सिलेबस बदल रहा है। कोरोना के नए मामले अब भी दुनिया के कुछ देशों में चिंता का सबब बने हुए हैं। जर्मनी में एक दिन में दुनिया भर में सबसे ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। जर्मनी में गुरुवार को 1.24 लाख नए केस आए। जर्मनी में 25 अप्रैल को 86,980 नए केस आए थे। उधर अमेरिका में भी 25 अप्रैल को 45,091 नए केस आए, जबकि 28 अप्रैल को यहाँ 57,985 केस आए। इस लिहाज से 28% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने बुधवार को कहा कि अमेरिका से महामारी अभी गई नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने फिर चेताया है कि कोरोना की अनदेखी करना दुनिया के लिए घातक होगा। घेब्रेयेसस का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब बुधवार को दुनिया भर में कोरोना काल के दौरान एक दिन में सबसे कम 15,657 मौतें दर्ज की गई थी। 2.25 करोड़ की आबादी वाले चीन के बीजिंग में सभी स्कूल बंद कर शादी और अंतिम संस्कार पर रोक लगाई गई है। बीजिंग में 2 करोड़ लोगों की कोरोना जांच का अभियान छेड़ा गया है। चीन के शंघाई में गुरुवार को 10,000 नए केस आए। नई दिल्ली में गुरुवार को 1,490 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में अब कुल एक्टिव केस 5,250 हो गए हैं। इनमें से केवल 124 मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 9,379 बेड की उपलब्धता है। नई दिल्ली में गुरुवार को 2 मौतें भी दर्ज की गई। देश में फिलहाल कोरोना के 16,980 एक्टिव मामले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,303 नए मामले सामने आए। बुधवार को कोरोना के 2,937 मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 39 मौतें भी हुई हैं और इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 5,23,693 हो गई है। भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI ने उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर JOAIT भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। DYFI का कहना है कि प्रदेश में इससे पूर्व भी परीक्षाओं में लगातार धांधलियां सामने आ रही है।
भारत की जनवादी नौजवान सभा ने मांग की है कि परीक्षा में हुई धांधली में संलिप्त चयन बोर्ड की भूमिका पर गहनता से जांच करते हुए संलिप्त लोगों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। परीक्षा को रद्द कर उसे दोबारा 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द करवाया जाए। अभ्यर्थियों के नजदीक स्थान पर परीक्षा केंद्रों को आवंटित किया जाए। वह निजी शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार की भर्ती परीक्षा का आयोजन न करवाया जाए। जो ये JOIT की जो परीक्षा हुई है उसके अंदर जो धांधली मंडी के सुंदरनगर के अंदर जो निकली है, और हम ये बोल रहे हैं कि ये बड़े लंबे समय से इस प्रकार की धांधलियां जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही हैं। और आप देखेंगे जो हजारों युवा या लाखों युवा रोजगार की तलाश के अंदर लाइब्रेरियों के अंदर जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनके साथ जो एक सरकार खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, जिसका उदाहरण अभी JOIT के अंदर देखने को मिला है। हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर पूर्ण रूप से धांधली हुई है। इसके अंदर हम 4 मुख्य बिंदु के ऊपर जो बात कर रहे हैं। पहला बिंदु यह है कि जो चयन बोर्ड है हमीरपुर का, उसकी कार्यप्रणाली के ऊपर जो है सरकार को जो संज्ञान लेना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो परीक्षा हुई है इस परीक्षा को रद्द करके अगले जो तीसरा हमारा मुद्दा यह है कि इसको अगले 1 महीने के अंदर करवाना होगा। और जो चौथा है, इसके अंदर जो प्राइवेट संस्थानों को जो है अनुमति दे रहे हैं इस परीक्षा भर्ती करवाने के लिए, वो जो है प्राइवेट संस्थानों को ना देते हुए ये सरकारी संस्थानों के अंदर हो। क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे आपका JOIT है, आपका JBT का है, दूसरे और जियो के जो है मसले हैं, वो भी कोर्टों के अंदर जो पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि सभी में इस प्रकार की धांधलियां देखने के अंदर मिल रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार निष्पक्षता के साथ, और हम पिछले 4 साल का अगर इस सरकार का आंकड़ा देखें कि जितने भी नौकरियां इसने निकाली है सरकार ने, वो कोई भी जो है नौकरियों के अंदर जो लोगों को जो है स्थान नहीं मिला है, वो भर्ती नहीं हो पाई है, वो आज तक दिन तक भी जो है पेंडिंग पड़ी है। इसीलिए नौजवान सभा का मानना है कि अगर इस भर्ती को रद्द करके जल्द से जल्द जो है इसको ये करवाया जाए। प्रदर्शन के बाद भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा ADM प्रोटोकॉल के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न मसलों पर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने की मांग नौजवान सभा ने की। इस परीक्षा में प्रदेश के हजारों युवाओं ने परीक्षा दी थी, परंतु परीक्षा से पूर्व ही प्रश्न पत्र को लोगों को भेज दिया गया, और ये भर्ती में हुई अनियमितताओं को पूरी तरह से दर्शाता है और साथ ही प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। कुलदीप सिंह राठौर को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाकर राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है और प्रदेश कांग्रेस की कमान प्रतिभा सिंह को सौंपी गई है। वहीं वीरवार को प्रतिभा सिंह को बधाई देने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर हॉली लॉज पहुंचे, जहां उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी और अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिलाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त होने पर कुलदीप राठौर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार जताया और कहा कि जो जिम्मेवारी दी गई है उसे वह बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे सब लोगों के सहयोग से बखूबी निभाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एकजुट कर उपचुनाव में 4-0 से भाजपा पर जीत हासिल की है। कुलदीप राठौर ने कहा कि पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और वो इसे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, लेकिन सब लोगों के सहयोग से इस जिम्मेवारी को मैंने बहुत खूबी से निभाया और मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि कांग्रेस को एक ऊंचाइयों पे मैं ले गया हूँ और एक बहुत बड़ी जीत 4-0 की हमने भारतीय जनता पार्टी पर हासिल की है। और उसके बाद जो ये जिम्मेवारी मिली है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक मौका मिलेगा मुझे देश की राजनीति में हिस्सा लेने का, क्योंकि मेरा व्यापक अनुभव रहा है, क्योंकि पहले भी मैं पार्टी का जो है चीफ स्पोक्स पर्सन रहा हूँ, तो ये भी जिम्मेवारी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेवारी को भी मैं बाखूबी निभाने का प्रयास करूँगा। देखिए, भाजपा अपनी बात करे, ये हमारा घर है, हमें क्या करना है वो हमें देखना है, वो अपनी बात करें, उनको हमारे फैसलों पे क्या आपत्ति हो सकती है। तो भाजपा क्या कहती है उसके बारे में हमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने कांग्रेस पार्टी को संगठित किया, एकजुट किया, इकट्ठा किया और दिल्ली में भाजपा की सरकार, हिमाचल में भाजपा की सरकार, धन बल उनके साथ, जनबल की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बहुत बड़ी शिकस्त दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
राठौर ने अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान उपचुनाव में मिली बड़ी जीत को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार होते हुए भी कांग्रेस ने प्रदेश के उपचुनाव में 4 सीटों पर जीत हासिल की है। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में संगठन को मजबूत किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 29 अप्रैल को खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी देने वाले और हिमाचल को खालिस्तान में शामिल करने की बात कहने वाले सिख फॉर जस्टिस के आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की चेतावनी के बाद एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे। शांडिल्य ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पन्नू को चेतावनी दी और कहा कि अगर पन्नू ने अपनी मां का दूध पिया है तो भारत आए और भारत सरकार और हिमाचल सरकार से लड़ने से पहले एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया से दो हाथ कर ले। वीरेश शांडिल्य ने कहा कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की टीम शिमला पहुंच गई है और खालिस्तान समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज देवभूमि से हो गई है। शांडिल्य ने कहा, हिमाचल मां ज्वाला चामुंडा बगलामुखी की धरती है और इस धरती से वह संकल्प लेते हैं कि खालिस्तानी आतंकवादी रूपी राक्षसों का अंत जल्द होगा और हिमाचल के बाद दिल्ली संसद भवन के बाहर भी खालिस्तानी झंडे को आग के हवाले किया जाएगा। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पिछले 30 साल से देश में आतंकवाद के खिलाफ जमीनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ रही है। हमने आतंकवाद के खिलाफ हाई कोर्ट तक याचिकाएं दायर की, जिसपे अहम फैसले आए। अब गुरपतवंत सिंह पन्नू जो पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के लश्कर-ए-तौयबा से मिलकर हिंदुस्तान में आतंकवाद लाना चाहता है, पंजाब को आतंकवाद की आग में धकेलना चाहता है और देवभूमि पर उसने चैलेंज किया कि हम यहाँ खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। एंटी टेररिस्ट फ्रंट की टीम आ गई। कल उनका झंडा भी जलाया जाएगा और भारत का तिरंगा लहराया जाएगा। जो भारत के संविधान से प्यार करते हैं, जो भारत के तिरंगे से प्यार करते हैं, जो इस शहीदों से प्यार करते हैं, अब उनको मैं हिमाचल से ऐलान करता हूं कि इन खालिस्तानी रूपी राक्षसों का अंत करने के लिए, इनका बीज नाश करने के लिए, इनका समूल नाश करने के लिए हमें एक मुहिम तैयार करनी पड़ेगी, जन आंदोलन तैयार करना पड़ेगा। वहीं शांडिल्य ने जरनैल सिंह भिंडरवाला पर बातचीत करते हुए उसे आतंकवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि कभी नहीं सुना कि किसी संत, समाज सेवी या सामाजिक कार्यकर्ता को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा हो। शांडिल्य ने कहा, हिंदुस्तान की सरकार भिंडरावाला को आतंकवादी का दर्जा दे और इसी के साथ भारत के शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह समेत फांसी के फंदों को चूमने वाले तमाम शूरवीरों को शहीद का दर्जा दिया जाए। ये वही खालिस्तान है जिसकी नींव जो है जरनैल सिंह भिंडरावाला ने रखी, जिसको 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने मारा था। जो अब इसका झंडा उठाएगा, जो खालिस्तान का झंडा उठाएगा, उसका इलाज देश की पुलिस की गोली और देश की आर्मी की गोली होना चाहिए। शांडिल्य ने देश के राष्ट्रपति से मांग की कि जो सरकार हिंदुओं के खिलाफ सोच रखती है, ऐसी सरकार को भंग करना चाहिए, वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को तत्परता से सभी अधिकारी क्रियान्वित करें। ये बात प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने बचत भवन शिमला में आयोजित पहली जिला स्तरीय अनुसूचित जाति वर्ग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि जिला में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के छात्रों को वर्ष 2015 से 2021 तक 642 मामलों में कुल 27 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि वितरित की गई और बैंकिंग अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण उपलब्ध करवाने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2020-21 में 118 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। 2018-19 से 2021-22 तक कंप्यूटर एवं समवर्गीय क्रियाकलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता वृद्धि योजना के अंतर्गत जिला में कुल 1350 लोगों को लाभान्वित किया गया, जिस पर 35,24,000 रुपए की राशि व्यय की गई। वीरेंद्र कश्यप ने केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिकी तथा शिक्षा पर चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों एवं अधिनियमों को धरातल में क्रियान्वित करने के लिए जिला के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दलित वर्गों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं को जिला परिषद सदस्य, खंड समिति सदस्य एवं पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में लोगों को योजनाओं से अवगत करवाए, जिससे समाज में रह रहे अनुसूचित जाति वर्ग इन योजनाओं का लाभ उठा सके।
एक तो यानी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के साथ सोशो इकोनॉमिक और साथ ही पॉलिटिकल और जो एजुकेशनल जो है वो हो। इसमें हमने एक और जो है जोड़ा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमेशा इस बात को लड़ते रहे कि बिना एजुकेशन के जो है वो समाज में व्यक्ति जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता है, वो उसका एक अहम अंग नहीं बन सकता है अगर वो शिक्षा उसने प्राप्त नहीं की है। तो इसलिए वो दलितों के लिए भी उन्होंने हमेशा ये कहा, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कहा कि आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, देनी है। आप चाहे अपना भोजन एक समय लो ना लो, भूखे रहो, परंतु आपको अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है। वो इस प्रकार का दबाव अनुसूचित जाति वर्ग पर डाला और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिसको उन्होंने बनाया, हर वर्ग के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, केवल दलितों के लिए नहीं बनाया। हमारी महिलाएं जो वंचित है, हमारा जो समाज है उसमें पहले बोलते थे पुरुष प्रधान समाज है, यानी पुरुष जो है जो बोलेगा घर में वही फाइनल होगा। नहीं, आज तो यानी महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने जिला के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभाग में चलाई जा रही योजनाओं को जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग लाभ प्राप्त कर सकें। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।